हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 2। वंश और मुन्ना चौक पर खड़े इडली सांभर खा रहे थे और गौरी बड़े ही प्यार से उन दोनों को वीडियो कॉल पर देख रही थी। कुछ देर बाद ही काशी ने आकर गौरी के हाथ से फोन लिया और कहा, बनारस से निकली अभी तुम्हें 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुमने हमारे भाइयों को तंग करना शुरू कर दिया। ए काशी, मेरा फोन दो ना बाबा। कहते हुए गौरी ने काशी के हाथ से फोन छीन लिया, लेकिन छीना छपटी में कॉल कट गया। गौरी ने अपना फोन देखा और काशी को घूरकर देखते हुए कहा, मैडम तुम्हारे मिस्टर राइट तो तुम्हें इंदौर में ही मिलेंगे, लेकिन मेरा क्या? मैं तो वहां जाकर मान को बहुत मिस करने वाली हूं ना। क्या बात है, रिश्ता फिक्स होते ही इतना प्यार। वैसे मिस गौरी शर्मा, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे मुन्ना भैया भी अगले हफ्ते इंदौर आ रहे हैं। तब आप जितनी बातें करनी चाहें उनसे कर सकती हैं, काशी ने कहा। गौरी ने सुना तो खुशी से उछल पड़ी और कहा, ये बात मान ने मुझे क्यों नहीं बताई? मैम प्लीज कीप साइलेंस और आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए प्लीज, एयर होस्टेस ने आकर गौरी से कहा। सॉरी, वो खुशी के मारे थोड़ा। काशी तुम मेरे साथ वाली सीट पर आ जाओ, गौरी ने धीरे से कहा और अपनी सीट की तरफ आई। देखा गौरी के बगल वाली सीट पर बैठा जय बड़े ही आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। ए जय, चलो उठो और पीछे जाओ, काशी को यहां बैठना है, गौरी ने कहा। लेकिन मजाल है जय के कान पर जूं तक रहेंगी हो। उसने एक नजर गौरी को देखा और वापस अपने फोन में लग गया। ये देखकर काशी को हंसी आ गई, लेकिन जब गौरी ने उसे घूरा तो काशी दूसरी तरफ देखने लगी। जय के बच्चे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। चुपचाप यहां से उठो और पीछे जाओ काशी की सीट पर। गौरी ने जय के साथ हाथ से फोन छीनते हुए कहा। जय उठा और गौरी को देखकर कहा, अगर आप मेरी बहन ना होती ना तो मैं देख लेता आपको। पहले अपना ये पेट देखो, जैसे खा खाकर फुटबॉल बना लिया है तुमने। अब जाओ यहां से, गौरी ने जय को साइड करके कहा। जय काशी की तरफ आया और कहा, काशी दी, आपने अपने भाई से कहा होता ना इस पागल को वहीं रख लेते। जय तुझे तो मैं, गौरी ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ जा रहा हूं, वैसे भी कम से कम मुझे इंसानों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। वैसे मेरी सीट कहाँ है, ऋतु के पास या प्रिया के पास? जय ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा। तुम्हारी सीट वहां है, काशी ने कहा और गौरी के बगल में आकर बैठ गई। ऋतु और प्रिया के पास बैठने का मौका मिलेगा सोचकर ही जय का दिल खुशी से मचलने लगा। वह खुशी खुशी पीछे आया, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह उतर गया क्योंकि सीट अधिराज जी के बगल में थी। जय आकर उनके बगल में बैठ गया और उसके बाद शुरू हुआ अधिराज जी के सवालों का सिलसिला, जिनसे जय तो क्या कोई भी नहीं बच सकता था। प्लेन की विंडो सीट पर बैठी निशी उदास नजरों से खिड़की के बाहर बादलों को देख रही थी। वंश एयरपोर्ट नहीं आया, ये सोचकर ही निशी की आंखें नम हो जाती। बनारस में निशी और वंश दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और दोनों के दिलों में भावनाओं के अंकुर फूटने लगे थे। निशी जहां इन खूबसूरत एहसासों से अनजान न थी, वहीं वंश इन खूबसूरत एहसासों से भागने की कोशिश कर रहा था। निशी के लिए उसका गुस्सा और उसकी चिढ़ धीरे धीरे कम होने लगी थी, ये उसने खुद भी महसूस किया। लेकिन जब मुन्ना ने पूछा तो वंश साफ साफ मुकर गया था। खिड़की से बाहर देखते हुए निशी ने अपना सर सीट से लगा लिया और आंखें मूंद ली। बनारस में वंश के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे। वंश का उसे तंग करना, उसे प्यार से देखना, उसे देखकर चिढ़ना, गंगा आरती में उसे लेकर नाव पर जाना और उस रात घाट की सीढ़ियों पर किया गया वो पहला किस। एकदम से निशी ने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों गालों को थपथपाते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपनी लाइफ का पहला किस उस चिरकुट को तो बिल्कुल नहीं करना था। वो कितना रूड है, उसने मुझसे गुड बाय भी नहीं कहा और ना ही वो एयरपोर्ट आया, ना आए मुंबई। मैं भी उसे भूल जाऊंगी, पर क्या सच में होगा? भूलना तो दूर, मैं तो उसका ख्याल तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बनारस आना ही नहीं चाहिए था। अपने ही ख्यालों में उलझी निशी
खुद से बातें किए जा रही थी। ये देखकर पास बैठे पैसेंजर ने उससे कहा, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूं। निशी की तंद्रा टूटी और उसने कहा। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी में टाइम देखा। मुंबई पहुंचने में बस थोड़ा ही वक्त था, इसलिए वह अपने हाथों को बांधकर एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। निशी एयरपोर्ट से बाहर आई तो देखा उसके डैड सामने ही खड़े थे। वे उसे लेने आए थे। उन्हें देखते ही निशी दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले लगाते हुए कहा, ओह पापा, क्या आप यहाँ मेरे लिए आए हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कैसा रहा? नवीन ने निशी के बालों को सहलाते हुए कहा, सब बहुत अच्छा था। वहां सब लोग बहुत अच्छे हैं और सारिका आंटी, वो तो सबसे अच्छी है। निशी ने खुश होकर कहा, अच्छा चलो चलकर गाड़ी में बैठो, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे, बाहर बहुत धूप है, आओ चलो। कहते हुए नवीन ने निशी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और फिर खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। नवीन ने गाड़ी स्टार्ट की और निशी के साथ वहां से निकल गया। रास्ते में निशी को चुप देखकर नवीन ने कहा, क्या बात है निशी, आज बड़ी चुप हो तुम? कुछ नहीं पापा, वो बस थोड़ा थकान लग रही थी। आप बताइए, आपको कैसे पता मैं आ रही हूं? निशी ने नवीन की तरफ पलटकर बैठते हुए कहा, सारिका मैडम का फोन आया था कि तुम आ रही हो। वैसे मैडम बता रही थी कि तुमने आने में जल्दी की, कुछ दिन और रुक जाती वहां, और फिर 2 दिन बाद वंश तो आ ही रहा था, उसके साथ चली आती। नवीन ने कहा। वंश के मुंबई वापस आने की बात सुनकर ही निशी का दिल खुशी से खिल उठा, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की और अगले ही पल उसे वंश का आज सुबह वाला रवैया याद आ गया, जब उसने निशी को देखकर तकिए में मुंह छुपा लिया था। निशी ने थोड़ा चिढ़कर कहा, क्या कहा आपने? क्या चिरकुट वापस आ रहा है? तो क्या इस बार भी वो हमारे घर? निशी अपनी बात पूरी कर दी। इससे पहले ही नवीन ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं बेटा, वो इस बार हमारे साथ नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता तुम दोनों घर में रहो और झगड़े हो, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए सारिका मैडम के कहने पर मैंने उसके लिए पहले ही एक 1 BHK फ्लैट बुक कर दिया है। अब उसे रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, और शायद तुम्हें भी। मैंने ठीक किया ना? हाँ पापा, निशी ने उदासी भरे स्वर में कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। नवीन अपनी गाड़ी चलाने में मग्न था और निशी मन ही मन खुद से कहने लगी, ये आपने ठीक नहीं किया पापा। हाँ, मैं पहले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन बनारस में मैंने देखा वो इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं उसके बारे में सोचती थी। वो अच्छा लड़का है पापा, बस थोड़ा रूड है, लेकिन जैसा कि मुन्ना ने कहा, उसे अच्छी बातें देर से समझ में आती है। मुझे उसके लिए बुरा लगना नहीं चाहिए, पर मुझे लग रहा है। वंश के बारे में सोचते सोचते निशी की आंख लग गई। कुछ देर बाद ही गाड़ी घर के सामने थी। नवीन ने निशी को उठाया और अंदर चलने को कहा। निशी उठी और गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई। पीछे पीछे नवीन भी निशी का सामान लेकर अंदर चला आया। निशी अपनी मम्मी से मिली और आकर सोफे पर बैठ गई। थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। नवीन भी आकर सोफे पर बैठा और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, महिमा, जरा 1 गिलास पानी दे देना प्लीज। जी, अभी लाई, महिमा ने कहा और 2 गिलास पानी लेकर किचन में से बाहर चली आई। उन्होंने 1 गिलास नवीन को दिया और दूसरा निधि की तरफ बढ़ाकर कहा, लगता है तुम बहुत थक गई हो। हाँ मॉम, सफर काफी बोरिंग था, निशी ने पानी पीते हुए कहा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें नए दोस्त बनाने चाहिए और अपने आसपास के लोगों से जान पहचान बढ़ानी चाहिए, नवीन ने कहा। आप रुकेंगे या वापस ऑफिस जाएंगी? महिमा ने पूछा। पहले मैं तुम्हारे हाथ से बनी 1 कप चाय पीना चाहूंगा, फिर ऑफिस के लिए निकलूंगा। आज शाम मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है, नवीन ने कहा। ठीक है, मैं बनाती हूँ। निशी, तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं? महिमा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। नहीं मम्मा, मैं चाय लूंगी, निशी ने अपना सर पीछे सोफे के हत्थे से लगाकर कहा। निशी की बात सुनकर महिमा और नवीन ने हैरानी से उसे देखा, जिसका एहसास कुछ देर बाद निशी को भी हो चुका था। इसलिए उन दोनों की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
तुमने अभी अभी अपनी मॉम से चाय मांगी? क्या सच में? नवीन ने उसे हैरानी के साथ पूछा। ओह कम ऑन डैड, वहां सारिका आंटी ने मुझे अपने हाथों से बनी इतनी अच्छी चाय पिलाई कि अब तो मुझे चाय ही अच्छी लगती है, निशी ने कहा। महिमा ने सुना तो कहा, लीजिए अब आपकी बेटी भी आपकी मैडम के रंग में रंग कर आई है बनारस जाकर। भाई अब तो मिलना ही पड़ेगा मुझे आपकी सारिका मैडम से, महिमा ने कहा। अरे क्यों नहीं, इस बार हम सब साथ में बनारस चलेंगे, नवीन ने खुश होकर कहा। महिमा ने सुना तो मुस्कुरा कर किचन में चली गई और निशी सोफे पर लेटे लेटे बनारस और वहां रहने वाले वंश के बारे में सोचने लगी। 80 घाट के बाहर चाय की टपरी पर बैठा भूषण चाय की चुस्कियां ले रहा था। भूषण तो याद ही होगा ना आप सबको, अरे भाई राजन का दोस्त। क्या कहा? कौन राजन? अरे वही प्रताप का लड़का जिसने वंश और मुन्ना से मार खाई थी और अब तक हॉस्पिटल में पड़ा था। याद आया कुछ? तो आगे बढ़ते हैं। 80 घाट के बाहर चाय की टपरी पर बैठा भूषण चाय की चुस्कियां ले रहा था, साथ ही वहां बैठे अपने कुछ चमचों के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था। ये वो लड़के थे जो पहले राजन के लिए काम करते थे, लेकिन राजन के कोमा में चले जाने के बाद से सब भूषण के साथ थे। अपने साथ घूमने और बनारस में थोड़ी बहुत धौंस जमाने के चलते भूषण इन्हें खर्चा पानी दे दिया करता था। भूषण अपनी बाइक पर बैठा चाय पी रहा था और एक लड़का उसके पीछे खड़ा उसका कंधा दबा रहा था। तभी एक लड़का भागते हुए भूषण के पास आया और कहा, ए भूषण वाह, तुम यहाँ हो? क्या कर रहे हो? तुमको पता भी है क्या हुआ है? क्या हो गया बे? कौन सा धरती फट गई कि आसमान गिर पड़ा जो इतना बोराए हुए हो? भूषण ने कंधा दबाने वाले लड़के को रुकने का इशारा करते हुए कहा। अरे भैया तुम सुनोगे तो खुशी से नाच उठोगे। अरे हमरे राजन भैया, उनको होश आ गवा है, लड़के ने खुश होकर कहा। तो बाकी सब लड़कों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे और भूषण की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बाइक से उतरा और लड़के के सामने आकर कहा, कावे सच कह रहे हो? हमरे राजन भैया को होश आ गवा? अरे भैया गंगा मैया की कसम, अभी अभी प्रताप चाचा के घर से होकर आ रहे हैं। घर की महरिया बता रही कि आज सुबह ही डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, लड़के ने कहा। अरे जियो बिटुआ का खबर लाए हो? हम साला जानते ही थे कि राजन भैया से हमको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। साला आज शाम को दारू और बिरयानी हमारी तरफ से, कहते हुए भूषण वहां से जाने लगा। ए भूषण भैया तुम कहाँ चले? साथ वाले लड़कों में से एक ने कहा। कहाँ चले मतलब? अरे हमारा जिगरी दोस्त इतने दिन बाद हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है, उससे मिलने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हम तो कहते हैं तुम सब भी चलो, राजन भैया सबको ऐसे देख के ना एकदम से खुश हो जाएंगे, भूषण ने कहा। राजन के होश में आने की खुशी उसके चेहरे से और बातों से साफ झलक रही थी। लड़का भूषण के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, का भैया भूल गए? का कहे थे प्रताप चाचा? लड़के की बात सुनकर सहसा ही भूषण को प्रताप की कही बात याद आ गई। तुम्हारी वजह से आज रजनवा इस हालत में है, तुम्ही ने उसे बढ़ावा दिया भूषणवा। तुम क्या जानते हो? हमको पता नहीं चलेगा। शिवम मुरारी हमारे दुश्मन जरूर थे, लेकिन कभी पीठ पीछे वार नहीं किए थे। ऊपर तुम साला आस्तीन के सांप निकले। चले जाओ यहां से, और आज के बाद रजनवा के आसपास भी दिखे तो बनारस में नहीं दिखोगे, जो याद रखना तुम। हम तो कहते हैं अभी रहने देते हैं, जब राजन भैया ठीक हो जाएंगे तब खुद ही आपसे मिल लेंगे, लड़के ने कहा। तो भूषण की तंद्रा टूटी और वह वापस अपनी बाइक पर आ बैठा। वह एकदम से उदास हो गया। लड़का एक बार फिर उसके कंधों को दबाने लगा। राजन के ठीक होने की जितनी खुशी उसे थी, उतना ही दुख अब उससे ना मिल पाने का भूषण को हो रहा था। अस्पताल के बिस्तर पर बैठा राजन हैरानी से अपने आसपास खड़े डॉक्टर और नर्स और घर वालों को देख रहा था। घर वालों के नाम पर वहां सिर्फ प्रताप और उसका बड़ा भाई था। इसके अलावा प्रताप के कुछ रिश्तेदार थे। राजन पिछले 5 मिनट से अजनबी की तरह सबको देख रहा था और फिर उसकी नजरें प्रताप पर जाकर टिक गई। राजन उन्हें देखता रहा और फिर अपना सर पकड़कर कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा, हम आपको जानते हैं, आप हमारे पापा हैं शायद, लेकिन ये बाकी सब कौन है हमें याद नहीं आ रहा।
राजन की बात सुनकर प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। कितने दिनों बाद राजन होश में आया था। प्रताप राजन के पास आया और उसका हाथ थामकर कहने लगा, हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हारे पापा है रजनवा। ए रजनवा, का हो गया रे तुमको? तुम हमको पहचानने में इतना वक्त काहे लगा दिए रे बिटवा? कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। तुम जिंदा हो, सही सलामत हो, महादेव की कृपा से कुछ नहीं हुआ है तुमको। इन्हें साइड करो, साइड हटाओ इन्हें, डॉक्टर ने पास खड़े मेल नर्स से कहा। लड़के ने जैसे ही प्रताप की बाह पकड़ी, प्रताप ने गुस्से से पलटकर डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, हे डॉक्टर वाह, हमको हमारे बेटे से दूर करने की बात ना करना, साला यहीं चीर के रख देंगे, क्या समझे हो? प्रताप के गुस्से को देखकर डॉक्टर भी घबरा गया। प्रताप के भाई ने प्रताप को समझाया और समझा बुझाकर उनसे दूर किया और कहा, माफ करना डॉक्टर साहब, जो राजन के पिताजी हैं, थोड़ा परेशान थे। हमका जे बताइए रजनवा हम सबको पहचान का ही नहीं रहा है। आप सब लोग मेरे साथ कैबिन में आइए, पेशेंट के सामने ये सब बातें करना ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा। तो प्रताप और उसका भाई जगतराज डॉक्टर के साथ चले गए। नर्स ने राजन की ट्रीटमेंट फाइल चेक की और उसे इंजेक्शन लगाने लगी। राजन अब भी हैरान परेशान था कि वहां यह क्यों था और ये लोग कौन है। उसने नर्स से कहा, सुनिए बहन जी, क्या आप हमें बताएंगे हम कितने दिन से यहाँ हैं? 2 महीने से। अब आप लेट जाइए, आपको इंजेक्शन लगाना है, नर्स ने कहा। 2 महीने का नाम सुनकर राजन का सर चकराया और वह एक बार फिर बेहोश हो गया। प्रताप और जगतराज दोनों डॉक्टर के केबिन में चले आए। डॉक्टर ने उन्हें बैठने को कहा और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब बताइए डॉक्टर साहब, राजन को क्या हुआ है? वो होश में तो आ गवा, पर हम सबको पहचान का ही नहीं रहा है, जगतराज ने परेशानी भरे स्वर में कहा। देखिए, राजन के सर पर गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से इलाज के दौरान वह कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद उसके 50% दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिस वजह से उसकी 90% याददाश्त जा चुकी है। उसे कुछ जरूरी बातों और जरूरी चेहरों के अलावा कुछ भी याद नहीं है। गनीमत है कि वह आपको पहचान गया, डॉक्टर ने प्रताप की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। जगत ने उसे दिलासा दिया और कहा, अरे रोते काहे हो प्रताप, हमारा राजन जिंदा है, ये बड़ी बात है ना। वैसे भी वो अपना अतीत भूल के ही जाए तो अच्छा है। पर हमारा रजनवा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? प्रताप ने रोते हुए पूछा। बिल्कुल, राजन अब पूरी तरह ठीक है। मैंने आज उसकी रिपोर्ट्स देखी, वो सब नॉर्मल है, बस उसका MRI और CT स्कैन करवाना है। उनकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद शाम में आप उसे घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। प्रताप ने सुना तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने भाई की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। नाश्ता करने के बाद वंश ने मुन्ना को घर छोड़ा और बाइक लेकर खुद घर जाने के लिए निकल गया। घर जाते हुए वंश की बाइक 80 घाट के सामने से गुजरी। सहसा ही उसका हाथ ब्रेक पर चला गया और उसने बाइक साइड में रोक दी। कभी घाट न जाने वाला वंश आज अकेला ही 80 घाट चला आया। प्रवेश द्वार पर आकर उसके कदम ठिठके। उसका मन एक अजीब बेचैनी से घिर गया। वंश ने गहरी सांस ली। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और सीढ़ियों से नीचे चलाया। सूरज आसमान में चमक रहा था और इस वक्त घाट पर भीड़ भी कम थी। नौकाएं सब मां गंगा के पानी पर तैर रही थी। वंश एकदम नीचे पानी के पास आया और सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वंश ने अपने चप्पल उतारे और अपने पैरों को पानी के अंदर डाल दिया। ठंडे पानी ने जब उसके पैरों को छुआ तो उसे एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। गंगा की लहरें उसके पैरों को बड़े प्यार से सहला रही थी। वह सामने पानी पर तैरती नावों को देखने लगा। उसका मन जो बेचैन था, गंगा के पानी को देखकर अब धीरे धीरे शांत होने लगा। वंश कुछ देर खामोशी से सामने देखता रहा और फिर खुद से ही कहने लगा, ऐसा क्यों होता है जब हम किसी शहर से, किसी जगह से, किसी इंसान से और कुछ एहसासों से दूर भागने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा उनके पास आते हैं। वो शहर और ज्यादा अपना लगने लगता है। वो जगह एक अलग ही सुकून देने लगती है। ना चाहते हुए भी वो इंसान और ज्यादा याद आने लगता है और वो एहसास और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। यहां रहते हुए मुझे शहर हमेशा एक फिजिल शहर लगा।
इस शहर के ये घाट मुझे घुटन का एहसास कराते थे, लेकिन अब जब इस शहर को देखता हूं तो लगता है ये शहर खुद में ही बहुत खास है। ये घाट अपने आप में जैसे कई गहरे राज समेटे हुए हैं। ये आज मुझे क्या हो गया है? आज से पहले तो मैं इतना बेचैन कभी ना था। क्या मेरी इस बेचैनी की वजह वो लड़की निशी है? तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 2। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव और बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। तो मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।